हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बीएनएसएस का वन शॉट कंप्लीट करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को पहले इस वीडियो का मोटिव बता देती हूँ क्या है। देखिए, जो भी बीएनएसएस में चेंजेस हुए हैं उसे आज हम देखेंगे। क्या सब्सटैंशियल पोर्शन को चेंज किया गया है, क्या चीज़ें चेंज करी गई हैं, क्या नई टाइम लिमिट्स ऐड करी गई हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर चेंज आया है। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट्स कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं बीएनएसएस और सीआरपीसी की, ये जो लेक्चर है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब क्यों मैं कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रही हूँ और क्यों मैं अभी इस वक्त कंपैरेटिव स्टडी को ही रेकमेंड कर रही हूँ, उसका भी रीज़न जान लेते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि जो भी आपके अपकमिंग जुडिशरी की वैकेंसीज हैं या जो भी कुछ नोटिफिकेशन आने वाले हैं, अभी वो नोटिफिकेशंस आए नहीं है, ना ही हमें उसका सिलेबस पता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे एंटिसिपेशन है कि हो सकता है कंपैरेटिवली ही पूछे जाएं दोनों सब्जेक्ट, यानी कि सीआरपीसी, बीएनएसएस, आईपीसी, बीएनएस और आपका एविडेंस और बीएसए। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा हो, या फिर हो सकता है कि पुराने ही पूछे जाएं, या फिर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ नया पूछा जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए जो अभी सेफ क्राइटेरिया, या मैं जो कहूँ आपका सेफ जोन, वो यही होगा कि आप दोनों चीज़ों को कंपैरेटिवली पढ़ते हुए चले, ताकि आपका सीआरपीसी भी ना छूटे। क्योंकि सीआरपीसी देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से मेरा मतलब है कि हम जब से लॉ कर रहे हैं हम तब से पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ हमें फिर भी एक बार याद है, एक बार सिर्फ हमें देखना है। बीएनएसएस के सेक्शन अभी हमारे लिए नए हैं और ऐसी कोई छुपी बात नहीं है, सेक्शन से भी सवाल आते हैं। जो नई टाइम लिमिट्स दी हुई हैं उससे भी भर भर के सवाल आएंगे। क्यों? क्योंकि सब्सटैंशियल पोर्शन में चेंज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वजह से जो है हम वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आप लोगों को गारंटी इस बात की देती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बस आपको अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बात किए हुए। बाकी आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो किस तरफ जा रही है और क्या इसमें जो है आपको मतलब अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले तो जो हमारे चेंजेस हैं, जो सब्सटैंशियल चेंजेस हैं, वो आपके हैं इसमें डेफिनेशंस में। कह रहा है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की डेफिनेशन इन्होंने 2A में डाली। कह रहे हैं कि शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो भी डिवाइस यूज करी जा रही है, आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी डिवाइस यूज करी जा रही है, सर्च और सीजर के लिए जो भी डिवाइस यूज करी जा रही है, ट्रांसमिशन के लिए मतलब कि ट्रांसफर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, एंड फॉर अदर सच पर्पस एंड बाय सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड, तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होगा। अब इससे कुछ भी आप समझ सकते हो, फोन समझ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद बेल की डेफिनेशन इन्होंने बताई। बेल में ये कह रहे हैं मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर एक्विजेशन है उसको रिलीज किया जा रहा है, या फिर ऐसा सस्पेशन है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है। कहाँ से? फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। दिस इज अ कीवर्ड कि लॉ की कस्टडी से उसको रिलीज किया जा रहा है, या उसको मतलब कि छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और किस पर? बॉन्ड पर या फिर बेल बॉन्ड पर। अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड को भी इन्होंने डिफाइन किया है। बेल बॉन्ड क्या कह रहा है? बेल बॉन्ड कह रहा है एक ऐसी अंडरटेकिंग जो कि विद श्योरिटी है, और बॉन्ड क्या है? विदाउट श्योरिटी है। तो ये चीज यहीं पर याद हो जानी चाहिए कि जो बेल बॉन्ड है वो विद श्योरिटी आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, श्योरिटी में और आपके सिक्योरिटी में डिफरेंस होता है, मैंने कई बार बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक नहीं पता था तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। श्योरिटी का मतलब होता है जीता जागता इंसान। ठीक है, कोई इंसान रहता है श्योरिटी, एक गारंटी के नाम पर कि अगर ये नहीं आता तो मेरी जवाबदेही है। लेकिन जो सिक्योरिटी होती है वो मॉनेटरी फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेल बॉन्ड और बॉन्ड। आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की आपको नई डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड। कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो कि रिटन है, वर्बल है, कोई भी इमेज वगैरह है, या कोई वीडियो कंटेंट है। ठीक है, वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा रही है, या फिर जो भी कुछ हो रहा है बाय मीन्स ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किस तरीके से जाएगी ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? हो किस तरीके से रही है? किसी डिवाइस के तरीके से हो रही है, किसी डिवाइस से हो रही है। कौन सा डिवाइस है वो? टेलीफोन है, हमारे मोबाइल फोन्स हैं। आपने इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज किया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आपने
आपके लैपटॉप से, कंप्यूटर से किसी को मेल भेजी या फोन से किसी को मेल भेजी, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर ये सब करने के लिए आपने किसी वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का यूज किया, ये सारी ही चीजें कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आ रही है, ये चीज ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर कोई ऐसा चेंज नहीं हमको देखने को मिलेगा, बस सेक्शन नंबर में चेंज है, वो तो सभी को पता है कि सेक्शन नंबर में चेंज किया गया है। फिर उसके बाद आपको सेक्शन नंबर 23 में सब सेक्शन 2 में जब आप आएंगे तो कहेगा कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि जेएमएफसी। जेएमएफसी सेंटेंस पास कर सकते हैं फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 साल, 3 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, पहले भी यही था, यहाँ पर कह रहा है फॉर नॉट एक्सीडिंग, यहाँ पे फाइन की जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई है, यानी फाइन जो है अब जेएमएफसी थोड़ा सा ज्यादा लगा सकते हैं, 50,000 रुपए तक का। और कम्युनिटी सर्विस जो हमें आईपीसी में जो पनिशमेंट्स वगैरह चेंज हुई है, आई गेस सेक्शन सॉरी आईपीसी नहीं बीएनएस में जो चेंज हुआ है, आई थिंक सेक्शन नंबर 4 में आपको पनिशमेंट्स दे रखी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो है कम्युनिटी सर्विस भी उसमें ऐड हुई है। अभी देखेंगे हम कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर 23 सीआरपी सेक्शन नंबर 23 बीएनएसएस में दिया हुआ है। मैं एक्सट्रीमली सॉरी, अभी थोड़ा सा जबान पे बीएनएस ये सारी चीजें अभी नहीं बैठी हैं, ठीक है। तो ये जो है फाइन लगा सकते हैं जेएमएफसी 50,000 रुपए तक का, या फिर जो है दोनों चीजें, या फिर वो कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद जेएमएससी की भी पनिशमेंट में चेंज है, तो इसमें इनको 10,000 रुपए लगाने तक का फाइन लगाने तक की जो है पावर दे रखी है, और कम्युनिटी सर्विस ये भी दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में कम्युनिटी सर्विस की डेफिनेशन बताई तो कह रहा है कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क, एक ऐसा काम है ये विच द कोर्ट में ऑर्डर, जो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है एक कन्विक्ट को परफॉर्म करने के लिए एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट के तौर पे जो है उसको कह सकता है कि आप कम्युनिटी सर्विस करिए, दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी, बेसिकली एट पब्लिक एट लार्ज को वो मतलब बेनिफिट करे, फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रिम्यूनरेशन, यानी कि काम कराना बगैर कोई भी पैसा दिए, ठीक है, तो उसे हम कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, दिस इज द लेस या लीस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक सारी चीजें क्लियर होंगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेशन किस तरीके से आगे वर्क करेगा। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आपके अरेस्ट वाले प्रोविजन में चैप्टर नंबर 5 में व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट में आप सबसेक्शन 7 की तरफ आएंगे तो कह रहा है नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कोई भी अरेस्ट नहीं की जाएगी बगैर प्रायर परमिशन जिनकी रैंक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ ऑफेंस, अगर ऑफेंस ऐसा है जो कि 3 साल से कम के लिए पनिशेबल है एंड सच पर्सन इज इनफर्म और इज अबव 60 इयर्स ऑफ एज। क्या कहा इन्होंने? कहा कि आप किसी भी ऐसे पर्सन को जिसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि 3 साल से कम की पनिशमेंट है जिसकी, और वो पर्सन इनफर्म है या 60 साल से ज्यादा है, ठीक है, तो आप बिना डीएसपी की परमिशन लिए या बिना उनको इन्फॉर्म किए हुए आप उसका अरेस्ट नहीं कर सकते। ये हमें सबसेक्शन 7 में बताया गया। आगे बढ़ेंगे तो अब आपको मिलेगा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में सेक्शन नंबर 37 में। तो देखो यहाँ पर लिखा है द स्टेट, यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट के बारे में बताया, सॉरी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले कहता है स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम, ये तो पता है हमें। कह रहा है कि डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन्स अरेस्टेड, नेचर ऑफ द ऑफेंस विद विच चार्ज्ड विच शैल बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। उसको, ये एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड है कि वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है, सही से दिखना चाहिए, इन एनी मैनर इंक्लूडिंग डिजिटल मोड, अगर किसी भी मैनर में हो बस वो सही से दिखना चाहिए, भले ही वो डिजिटल मोड में ही आप क्यों ना कर रहे हो, इन एवरी पुलिस स्टेशन एंड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो ये चीज ध्यान रखनी है आप। आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 40 में। अब देखिए सेक्शन नंबर 40 में क्या हमें चेंज देखने को मिला, तो कह रहा है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। हमें ये तो पता है कि प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, सेक्शन नंबर 44 में था सीआरपीसी में पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कह रहा है कि एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पता है हमें, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और बगैर किसी अननेसेसरी डिले के, बिना किसी डिले के, बट विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे में
जिस समय उसने अरेस्ट किया उससे 6 घंटे में शैल मेक ओवर, 1 बजे आपने अरेस्ट किया, 6 बजे तक का टाइम है आपके पास, शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर। 6 घंटे के अंदर अंदर आप जो है उसको पुलिस ऑफिसर को थमाइए जाकर के, खुद के पास आप उसको रख करके नहीं बैठ सकते। और इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है, टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन द कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है मान लीजिए, तो आप वहां पर उसको जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पे लेकर के जा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आप आएंगे सेक्शन नंबर 43 में। सेक्शन नंबर 43 कह रहा है अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा, आइए देखें। सब सेक्शन 3 में इन्होंने कोई चेंज किया, मतलब कुछ नई चीज ऐड करी गई है। ये चीज मुझे लगता है हर एक जो है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस का बड़ा ध्यान रखा गया है बीएनएसएस में। कह रहा है द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू, पुलिस ऑफिसर जो है चाहे तो इस चीज को ध्यान में रखेगा, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, यूज हैंडकफ वाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन और वाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट हु इज अ हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर और हु escaped from custody or who has committed offense of organized crime, terrorist act, drug related crime or illegal possession of arms and ammunition, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफीटिंग, मतलब इतने जो भयंकर ऑफेंसेस हैं, तो पुलिस ऑफिसर जो है हैंडकफ यूज कर सकता है। इन्होंने बेसिकली ये बात कही है, इतने जो अगर इस तरीके के ऑफेंसेस अगर किसी बंदे ने करे तो पुलिस ऑफिसर हैंडकफ यूज कर सकते हैं। वैसे कहते हैं हैंडकफ नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए हैंडकफ पुलिस ऑफिसर यूज कर सकते हैं। अब बीएनएसएस में ऐसा कह दिया गया। सेक्शन नंबर 48 पे जब आप बढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 48 कह रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट। कह रहा है कि एवरी पुलिस ऑफिसर जो है वो और अदर पर्सन जो भी अरेस्ट कर रहा है अंडर दिस संहिता शैल फोर्थविथ गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ सच अरेस्ट, उसके रिलेटिव्स को बताएगा, फ्रेंड्स को बताएगा। अब लेकिन ये कह रहा है, ये तो पहले भी था, लेकिन कह रहा है ऑल्सो टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है उस डिस्ट्रिक्ट में, जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा सेक्शन नंबर 37 में पढ़ा, हाँ देखो सेक्शन नंबर 37 में पढ़ा, तो इनको जो है बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि आपने जो है उसका अरेस्ट किया है इस तरीके से। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे सेक्शन नंबर 50 में। सेक्शन नंबर 50 कह रहा है द पुलिस पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता में इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन्स, कुछ भी ऑफेंसिव वेपन्स हैं तुरंत प्रभाव से उसको अपने पास आप सीज कीजिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 51 में आप देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे पहले एक अथॉरिटी दी हुई थी, लेकिन अब वो अथॉरिटी इन्होंने हटा दी। अब यहाँ पर उन्होंने एक्टिंग जो है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर की, कोई भी पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे एक्ट किया जा सकता है, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है किसी भी पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे एक्ट कर सकती है। मुझे याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या अथॉरिटी दी हुई थी, वो आप देख लेना क्या अथॉरिटी दी हुई थी, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पर जो है ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यहाँ पे कुछ चेंज है, मतलब यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई और एक्ट का नाम था शायद, ठीक है, तो वो चीज देख लेना। यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट अब हो गया है, पहले ये चीज नहीं थी। सेक्शन नंबर 52 में भी वही सेम चीज है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड बाय रेप, जो भी रेप का अक्यूज्ड है उसको, तो यहाँ पर भी एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर है ये, ठीक है। पहले यहाँ पर कोई रैंक दी हुई थी पुलिस ऑफिसर की, लेकिन अब ऐसी कोई रैंक नहीं दी हुई है, पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, बस इतना काफी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 53 पे आप आगे बढ़ेंगे तो दिखेगा एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। तो अगर जो है एग्जामिनेशन हो रहा है अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि ये जो चेंज हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट इफ द मेडिकल ऑफिसर और द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ ओपिनियन दैट वन मोर एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन इज नेसेसरी, तो ही मे डू सो। अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, आरएमपी को या मेडिकल ऑफिसर को, आप अगर इन दोनों में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि एक से ज्यादा एग्जामिनेशन नेसेसरी है, तो उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रोवाइडेड फर्दर दैट द वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज फीमेल द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी शैल बी मेड ओनली बाय द सुपरविजन ऑफ फीमेल मेडिकल ऑफिसर। ये तो वही सिंपल सी चीज है कि अगर फीमेल के साथ कुछ भी करना है तो वो फीमेल की प्रेजेंस जरूरी हो जाती है, ठीक है, किसी फीमेल की प्रेजेंस जरूरी हो जाती है, तो एक आपका इंपॉर्टेंट चीज है ही है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 54 की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो ये बता रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड।
इन्होंने कहा कि जब किसी ऐसे पर्सन को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो कह रहा है शैल बी रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, ठीक, शैल बी रिकॉर्डेड बाय द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 58 की तरफ बढ़ेंगे तो कह रहा है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन, ये तो हमें पता है, डिटेन अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल एंड सच पीरियड शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर एक्सीड 24 आवर्स, 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द प्लेस ऑफ अरेस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को वेदर हैविंग जुरिसडिक्शन और नॉट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर, अब यहाँ पर ऐसा कुछ चेंज नहीं है, समन और वारंट वाले केस में कहीं पे भी कुछ ऐसा सब्सटैंशियल पोर्शन में कुछ भी चेंज नहीं है, सारी चीजें वही है, बस सेक्शंस में चेंज है। 86 की तरफ जब आप आएंगे तो देखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। कह रहा है द कोर्ट में ऑन द रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे इनकी रैंक को चेंज किया गया, कह रहा नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग एन असिस्टेंट फ्रॉम अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट। अगर आइडेंटिफिकेशन अटैचमेंट या फॉरफीचर करना है प्रॉपर्टी का, एक ऐसे प्रॉपर्टी का जो कि बिलोंग कर रही है एक प्रोक्लेम्ड पर्सन को, तो क्या चाहिए होगा, किसकी रिटर्न रिक्वेस्ट पे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर होना चाहिए पुलिस का, तो ये रैंक ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे जब हम चैप्टर 7 की तरफ, आपको दिखेगा समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। कह रहा है अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को और ऐड कर दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं कितनी तेजी से डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट कर दी गई हैं। बीएसए में भी आपको जो सब्सटैंशियल चेंज देखने को मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 97 में, सेक्शन नंबर 97 में, जहाँ पे बता रहा है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। यहाँ पर कुछ बहुत चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये जो पीसेस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द क्वाइनेज एक्ट, यहाँ पे शायद पहले मेटल टोकन एक्ट था, शायद नहीं, मेटल टोकन एक्ट ही था, ठीक है, तो यहाँ पर अब उस मेटल टोकन एक्ट की जगह उस मेटल टोकन देख लेना भाई, मतलब एक बार, लेकिन मुझे लग रहा है 99% मेटल टोकन एक्ट ही है, ठीक है, मेटल टोकन एक्ट की जगह अब यहाँ पर कॉइनेज एक्ट हो गया है, तो ये चेंज यहाँ पर किया गया है और कुछ नहीं। उसके बाद आगे बढ़िए, अब ये एक नई चीज ऐड करी गई है, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना है या सर्च करना है किसी आर्टिकल थिंग कुछ भी अंडर दिस चैप्टर अंडर सेक्शन 185 इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल, इंक्लूडिंग जो आप मतलब आपने पढ़ा होगा पहले भी सीआरपीसी में कि जो भी कुछ सीज किया जाता है उसका जो है पुलिस ऑफिसर या जो भी कोई ऑफिसर उसको सीज वगैरह कर रहा है उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है, फलानी चीजें जो हमने सीज करी है, ठीक है, including preparation of the list of all things seized in the course of such and seizure and signing of such list by witness, और witness जो है साइन करेंगे भाई, witnesses को भी बुलाया जाता है नेबरिंग जो है उससे, shall be recorded through any audio and electronic means, ये तो करना ही करना है, मोबाइल प्रिफर किसको कर रहे हैं, मोबाइल फोन को, एंड द पुलिस ऑफिसर shall without delay forward such recording to the district magistrate, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो ये चीज अब ये नया प्रोविजन एक जोड़ा है जिसकी आपको अथॉरिटीज याद रखनी है, और प्रेफरेबली इन्होंने क्या कहा है, मोबाइल फोन से वो रिकॉर्ड करेंगे। आगे बढ़ेंगे 107 पे, 107 में अटैचमेंट के बारे में बताया हुआ है। अब देखिए मैं पूरी चीज तो नहीं पढ़ रही हूँ, आपको अगर देखना है तो आप मेरे लेक्चर्स बीएनएसएस के आगे जब और लेक्चर्स आएंगे आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो 107 में आपको अटैचमेंट, फॉरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, तो थोड़ा नहीं असल में काफी आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर 144 में सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी जो था पहले, इसमें माइनर की जो डेफिनेशन दी हुई थी उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, माइनर की डेफिनेशन अब नहीं दी हुई है। और सेक्शन नंबर 145 में एक बहुत अच्छा चेंज किया गया है। पहले ये कह रहे थे प्रोसीडिंग जो है वहां पर आप कर सकते हो जहां पर वो बंदा रिसाइड कर रहा है, या जहां पर वो और उसकी वाइफ रिसाइड की है, या फिर जहां पर वो लास्ट रिसाइड किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी, वेयर हिज फादर और मदर रिसाइड्स, या जहां पर उस व्यक्ति के माता पिता भी रह रहे हैं वहां पर भी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सकता है।
प्लीडर की जगह अब एडवोकेट हो गया है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं, लेकिन अब प्लीडर नहीं कहते हैं, एडवोकेट ही कहते हैं, तो इसलिए वहां पर एडवोकेट उन्होंने कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़े तो 172 हमको ऐड किया गया है। कह रहा है पर्सन बाउंड टू कंफर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस। कह रहा है ऑल पर्सन, देखो जो थोड़े से छोटे छोटे हैं वो मैं पढ़ के आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दे रही, जो चीजें बड़ी हैं, जो सेक्शन जैसे पिछला पिछला वाला बड़ा था तो मैंने उसको नहीं पढ़ा, डोंट माइंड इट, आपको लेक्चर्स में सारी चीजें एक एक लाइन में अच्छी तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। अब वन शॉट में एक एक चीज पूरी बताना आप समझ रहे हो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू कंफर्म टू द लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस ऑफिसर गिवन इन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ हिज ड्यूटी अंडर दिस चैप्टर। कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर ने आपसे जो कहा है अपनी ड्यूटी के अंतराल में करने के लिए और वो लॉफुल है, तो भाई वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। अब पुलिस ऑफिसर में डिटेन और रिमूव एनी पर्सन रेजिस्टिंग, कोई भी पर्सन अगर उसको रेजिस्ट कर रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है कि हम नहीं करेंगे ऐसा, या उसको इग्नोर कर रहा है, डिसरिगार्डिंग टू कंफर्म टू एनी डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को नहीं मान रहा है, बाय हिम अंडर सेक्शन 1 एंड में ईदर टेक सच पर्सन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, तो ऐसे में मैजिस्ट्रेट के पास भी उसको जो है वो लेके जा सकता है, यानी कि मतलब धर लिए जाओगे अगर नहीं पुलिस की बात मानी, मतलब वो जो भी कुछ लॉफुल करने को कह रहे हैं, तो अगर वो नहीं माना तो। और पेटी केसेस में रिलीज हिम एज सून एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, अगर पेटी केसेस है तो उसको जो है विद इन 24 आवर्स रिलीज कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर कुछ ऐसा सब्सटैंशियल चेंज नहीं आया है जो कि हमें देखना है, ये सारी चीजें वही सीआरपीसी वाली हैं। लेट मी सी, हाँ अब आ जाओ यहाँ पर कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट सेक्शन 223, इसमें कुछ सबसेक्शंस वगैरह भी ऐड किए गए हैं। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नेचुरल जस्टिस के फिनोमेना को, हालांकि पहले भी ये चीज फॉलो होती थी, नेचुरल जस्टिस फॉलो होता था, लेकिन अब उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी पड़ेगी, ठीक है, बगैर उसके आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते जब तक आप अक्यूज को ना सुन लो। फिर उसके बाद आपके सबसेक्शन 2 में कहता है कि मैजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट फॉर एनी ऑफेंस alleged टू हैव बीन कमिटेड इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शंस और ड्यूटीज। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेंगे कंप्लेंट पे वो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर उनके पास कुछ भी कंप्लेंट वगैरह आई है तो वो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे किसी भी ऐसे ऑफेंस का जो उन्होंने अपने ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए, ऑफिशियल ड्यूटीज को करते हुए जो भी कुछ उन्होंने करा है, तो अनलेस, कब तक नहीं लेंगे, अनलेस सच पब्लिक सर्वेंट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक असर्शंस एज टू द सिचुएशन। भाई देखो एक बार सुन लो, पब्लिक सर्वेंट की भी बात सुन लो कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों जो है जो भी कुछ एक्ट वगैरह हुआ है क्यों उससे इस तरीके की चीज हुई, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, एंड अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट, और एक रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी जिसमें फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस होंगे उस इंसिडेंट को लेकर के फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू सच पब्लिक सर्वेंट। ये रिपोर्ट देगा कौन, जो रिपोर्ट बनाएंगे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस की, इंसिडेंट जो भी इंसिडेंट हुआ है वहां पर पब्लिक सर्वेंट के साथ, तो ये रिपोर्ट देगा कौन, ये उनके सुपीरियर ऑफिसर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है, रिपोर्ट टू सच, ये पुलिस ऑफिसर, पुलिस सुपीरियर ऑफिसर, ठीक है, सुपीरियर टू सच पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप लोग अपनी बैरक्स लेकर के बैठे हो ना, मैं बोलना भूल गई हूँ, बट फिर भी ये तो इम्प्लाइड है कि आपको अपनी बैरक्स लेकर के बैठना है, और जहां जहां जो चीजें मैंने मार्क करी है, स्पेशली मैंने ये चीजें आपके लिए पहले पीडीएफ को एडिट किया है, तो ठीक है, जो भी कुछ मैंने मार्क किया है उसको आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना है, बस कथा नहीं सुननी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 242 में कह रहे हैं कि ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर में बी चार्ज टुगेदर। पहले था कि 3 ऑफेंसेस सीआरपीसी में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सीआरपीसी में 3 ऑफेंसेस को एक साथ कर रहे थे क्लब, अब यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 5, यानी कि 5 ऑफेंसेस तक कर सकते हैं क्लब, ठीक है, साथ में। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन में चेंजेस हैं, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, तो यहाँ पर 249 में और अंडर एनी अदर लॉ कर दिया गया है, पहले ये चीज नहीं थी, अंडर एनी लॉ नहीं था। उसके बाद 250 में डिस्चार्ज के बारे में कह रहा है, तो अक्यूज में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज,
60 डेज के पीरियड में जो है डिस्चार्ज का आपको देना होगा। अच्छा, ये सारी जो टाइम लिमिट्स अब यहाँ पर दी हुई हैं, अब देखो कुछ देर तक हम टाइम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी जो टाइम लिमिट्स यहाँ पे दी हुई हैं सीआरपीसी में नहीं दी हुई थी, तो ये आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल 110% बनेगा आने वाले जुडिशरी एग्जामिनेशंस में। आगे बढ़ोगे तो आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में पता था, तो कह रहा है कि अगर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट, तो कह रहा है ही शैल फ्रेम चार्ज इन राइटिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को जो है अक्यूज्ड चार्ज फ्रेम करो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग जब से हुई उसके तब से लेकर के 60 दिन के अंदर अंदर चार्जेस फ्रेम करने होंगे। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जहां पर जज वेयर द जज फ्रेम एनी चार्जेस अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। पहले ये चीज नहीं थी, अक्यूज उसको उसके सामने पढ़ा जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा टू प्रेजेंट ईदर फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। भले आप फिजिकली कर दो या फिर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी आप कर सकते हो। फिर 254 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन के बारे में दिया हुआ, तो यहाँ पर भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को ऐड किया गया है। फिर डिपोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट में बी टेकन थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। जो भी डिपोजिशन लेना है किसी भी पब्लिक सर्वेंट का, मतलब पब्लिक सर्वेंट क्या कहना चाहता है एविडेंस के तौर पे, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी ऐसा किया जा सकता है, ये इन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है। कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट को आना जो है जरूरी, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स को देखते हैं हम कई जगह एग्जाम्प्ट कर रखा है कि काम होता है, ये सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने कहा कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी आप ले सकते हो। 258 की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो देखेंगे जजमेंट ऑफ अक्विटल और कन्विक्शन। अब देखो, आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ अगर कुछ हैं तो द जज शैल गिव अ जजमेंट इन द केस एज सून एज पॉसिबल। जज जजमेंट देंगे उस केस में जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जिस दिन आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हुए 30 दिन के अंदर अंदर आपको देना है, विच मे बी एक्सटेंडेड टू अ पीरियड ऑफ 45 डेज। बस टोटल 45 डेज तक ही आपको समय मिलेगा जजमेंट देने का, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। आप देखेंगे कि हर जगह थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल कर दिया गया है, केस जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो। फिर उसके बाद सेक्शन 260 पे जब आप आओगे तो देखोगे प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ 222। अब यहाँ पर मैं सारी चीज तो नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है। कह रहा है द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी कॉज विच मे बी शोन बाय द पर्सन सो डायरेक्ट एंड इफ इट इज सेटिस्फाइड देयर वाज नो रीजनेबल कॉज फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन फॉर रीजन बी रिकॉर्डेड, मेक एन ऑर्डर फॉर कंपनसेशन दैट अमाउंट सच नॉट। यहाँ पर उन्होंने कॉम्पनसेशन, तो देखो अगर कुछ कोई बात नहीं है, कोई भी फालतू की सारी बातें हैं, तो ऑर्डर देंगे कॉम्पनसेशन के लिए ऑफ सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज। तो यहाँ पर 5000 रुपीज का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। आगे बढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 20 देखने को मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 में कह रहा है कंप्लायंस विद सेक्शन 230। तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं है। फिर उसके बाद व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, अक्यूज को कब डिस्चार्ज करना है, तो यहाँ पर भी टाइम लिमिट दे दिया गया है, पहले नहीं दिया हुआ था। द अक्यूज्ड में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 डेज का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है, और सबसेक्शन 2 में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को ऐड किया गया है। फिर उसके बाद 263 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये जो है विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज होना चाहिए, ये चीज यहाँ पर ऐड करी गई है। फिर उसके बाद आपको प्रोवाइडेड फर्दर में मिलेगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। फिर उसके बाद 266 में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का चेंज है एविडेंस फॉर डिफेंस में, तो ये देखोगे आप। फिर उसके बाद 269 पर जब आप आओगे, 269 पर जब आप आओगे प्रोसीजर वेयर अक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज, तो कह रहा है वेयर डिस्पाइट गिविंग अपॉर्चुनिटी to the prosecution and after taking all reasonable measures under this Sahita, if the attendance of the prosecution witness under subsection 5 cannot be secured, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं सिक्योर कर पाए हो आप जो है अटेंडेंस प्रोसिक्यूशन विटनेस की, इट शैल बी डीम्ड, ऐसा मान लिया जाएगा दैट सच विटनेस हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल। तो जो है उसको एग्जामिन नहीं किया गया है, हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड, एंड द मजिस्ट्रेट में क्लोज द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, और जो है उसको उसका मजिस्ट्रेट जो है वो क्लोज कर देंगे प्रोसिक्यूशन एविडेंस को फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, प्रोसीड विद द केस ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स। जो कुछ भी अब उनके पास है वो ही पे वो प्रोसीड कर जाएंगे, और अब जो है उनको बुलाने की जहमत नहीं उठाई जाएगी। जब बोला उसके बाद नहीं आए, नहीं पहुंच पाए, तो फिर नहीं होगा। ये चीज पहले प्रोवाइडेड नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 272 में देखेंगे, 272 में देखेंगे
टाइम लिमिट दे रखी है एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट के मामले में, तो मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग 30 डेज टाइम टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट, 30 दिन का टाइम देंगे मजिस्ट्रेट प्रेजेंट होने के कंप्लेनेंट को, कहेंगे इन हिज डिस्क्रिप्शन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग हियरिन बिफोर कंटेन एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड डिस्चार्ज द अक्यूज्ड। 30 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं आया तो डिस्चार्ज कर देंगे वो अक्यूज्ड को। अगर भाई जिसने कंप्लेंट किया उसी कोई पड़ी नहीं है तो मजिस्ट्रेट सिर्फ खाली उसी के केस के लिए थोड़ी ना बैठे, ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद 273 में आप देखोगे कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज कह रहा है सबसेक्शन 6 में। सबसेक्शन 6 में पहले ₹100 था सीआरपीसी में, अब 2000 रुपये बढ़ा करके देखो, फाइन वाइन की मात्रा हर जगह थोड़ी बढ़ा दी गई, फाइन या कॉम्पनसेशन जो है उसकी मात्रा बढ़ा दी गई है। अ कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट हु हैज बीन ऑर्डर्ड इन सबसेक्शन 2 बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू पे कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज, ठीक है, में अपील फ्रॉम द ऑर्डर एज ए सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट हैज बीन कन्विक्टेड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है बड़ा, जब वो सारी चीजें हम पूरा सेक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 274 में जहां पर हमें ये बताया गया सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड, तो यहाँ पे एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट if the magistrate considers that the accusation as groundless, कि groundless से कोई मतलब ही नहीं है इसका, कुछ accusation में कुछ दम ही नहीं है, he shall after the reasons recording reasons in writing, reasons को record करेंगे, release the accused and such release shall have the effect of discharge, release कर देंगे accused को और ऐसा माना जाएगा कि discharge कर दिया गया है। फिर उसके बाद जब हम 279 पे पढ़ेंगे तो 279 में हमें बताया गया है non appearance or death of complainant। Correct, the summons has been issued on complaint and on the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto, which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, complainant appear नहीं करता है, the magistrate shall 30 दिन का टाइम दिया जाएगा कंप्लेनेंट को, ये टाइम लिमिट पहले नहीं दे रखी थी, to be present notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused unless for some reason he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day। कह रहा है कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप नहीं आए तो उसको अक्यूज को अक्विट कर दिया जाएगा, यानी कि दोष मुक्ति हो जाएगी उसकी, ठीक। डिफरेंस है डिस्चार्ज और अक्यूज, डिस्चार्ज और अक्विट में डिफरेंस है। अक्विट का मतलब है कि सारे चार्जेस उसके ऊपर से हटा दिए गए हैं, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। डिस्चार्ज का मतलब है कि अभी डिस्चार्ज कुछ समय के लिए कर दिया गया है कि भाई कंप्लेंट वगैरह नहीं आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। एब्सेंस है कंप्लेनेंट का, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा ना कंप्लेनेंट का, जहाँ पे एब्सेंस हो रहा है तो वहां पर उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है अक्यूज को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा उसको धरा नहीं जा सकता, दोबारा जो है उसको कस्टडी में लिया जा सकता है अगर कंप्लेंट आ गया तो, और उसने जो भी कुछ बताया उस हिसाब से। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एक्विट कर दिया जाएगा, और अगर उन्हें लग रहा है कि कुछ लग रहा है कि नहीं चलो ठीक है प्रॉपर है अडजर्न करना, तो अडजर्न भी वो कर सकते हैं किसी दूसरे दिन के लिए, ठीक है। 30 दिन के बाद की बात ये कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिएगा समरी ट्रायल्स में, समरी ट्रायल्स में सबसे पहले 283 में पहले मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एम्पावर करती थी हाई कोर्ट, अब ऐसा कुछ एम्पावरमेंट नहीं दे रखा है। बाकी ये सारी चीजें समरी में ट्राई करी जाएंगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉपर्टी जो पहले 2000 रुपए तक की हम कह रहे थे, 2000 रुपए तक से प्रॉपर्टी स्टोलन है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी हर मतलब जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं वहाँ पे 2000 रुपए ही था, लेकिन अब कितना हो गया है, अब हो गया है 20,000 रुपए। देखेंगे अगर आप तो हर जगह एक एक जीरो को बढ़ा दिया गया है जनरली, ठीक है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 देखो क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 कह रहा था मजिस्ट्रेट आफ्टर गिविंग द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OOBH देना पड़ेगा, for reasons to be recorded in writing, try in a summary way, all or any of the offenses not punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for exceeding 3 years, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ ऑफेंसेस नहीं है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो चेंजेस हैं थोड़ा सा आगे हैं, यहाँ पर 336 आपका ऐड किया गया, कहा गया एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट्स पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस, तो यहाँ पर उनके एविडेंस की जो है बात करी गई है। वेयर एनी डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिक सर्वेंट के द्वारा प्रिपेयर करी गई है, साइंटिफिक एक्सपर्ट के द्वारा प्रिपेयर करी गई है, कोई मेडिकल ऑफिसर, इज पर्पटेड टू बी यूज्ड इन एज एन एविडेंस, और उसको जो है एज एन एविडेंस यूज किया जाएगा किसी भी इंक्वायरी में, ट्रायल में या किसी अदर प्रोसीडिंग में जो भी संहिता के अंदर हो रही है। एंड
सच पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट और ऑफिसर इज ईदर ट्रांसफर्ड, या तो उनका ट्रांसफर हो गया है, या उनको रिटायर हो गए, या उनकी मृत्यु हो गई है, या फिर ऐसे पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट को मिल नहीं पा रहे हैं, या इनकेपेबल ऑफ गिविंग डिपोजिशन हो गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि या तो उस पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट या ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गए, या उनकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरे उसमें कह रहा है क्लॉज में कि या उनको वो मिल नहीं पा रहे हैं, या वो अब डिपोजिशन देने की हालत में नहीं है, हो सकता है तबीयत इतनी खराब, वो कोमा में चले गए, डिपोजिशन देने की हालत में नहीं है। सफरिंग presence or securing presence of such public servant expert or is likely to cause delay। और अगर हम इनको ढूंढने लग जाएंगे, या अगर हम ऐसा कहेंगे कि नहीं हमें इनकी प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे में डिले कॉज होगा प्रोसीडिंग में। तो कह रहा है द कोर्ट शैल सिक्योर प्रेजेंस ऑफ सक्सेसर ऑफिसर। तो इनकी जगह पर जो आया है ना, जैसे अगर मान लो ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर हुआ तो उनकी जगह पे कोई आया होगा, या जब रिटायर हो गया कोई बंदा तो उनकी जगह पे कोई आया होगा। उनकी जगह पे जो आया है of such public servant expert or officer who is holding that post, जो उस पोस्ट को होल्ड करे हुए at the time of such deposition to give deposition on such document or report। ठीक है, तो वो देंगे। फिर उसके बाद provided that no public servant, scientific expert or medical officer shall be called to appear before the court। provided that उस public servant को, scientific expert को और medical officer को shall be, उनको जो है कोर्ट में आने को नहीं कहा जाएगा अनलेस द रिपोर्ट ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, साइंटिफिक एक्सपर्ट और मेडिकल ऑफिसर इज डिस्प्यूटेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज। देखिए, तब तक उनको कोर्ट में आने को नहीं कहा जाएगा जब तक कि इनकी कोई भी रिपोर्ट में जैसे डिस्प्यूट ना हो जाए दोनों पार्टीज के बीच में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा। जब तक ये चीज नहीं होती तब तक उन लोगों को मतलब दुखी नहीं किया जाएगा, कोर्ट में बार बार नहीं बुलाया जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। पहले यहाँ पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 दिया था, अब उसके बाद यहाँ पर एनी अदर लॉ ऑफ टाइम बीइंग इन फोर्स हो गया टेंडर ऑफ पार्डन वाले में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और सेक्शन तो बेटा याद करने ही पड़ेंगे, सबको याद करने पड़ेंगे, जैसे मुझे याद करने पड़ेंगे वैसे आपको भी याद करने। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को सेक्शन नंबर 346 में क्या देखने को मिलेगा, पावर टू पोस्टपोन और adjourn हियरिंग्स। ठीक है, कह रहा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो adjournment शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी। पार्टीज के रिक्वेस्ट पे जो है एडजर्नमेंट को ग्रांट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी। अगर देखो, अगर वो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं जो कि पार्टी के कंट्रोल के बियॉन्ड चले गए थे, जिससे आना उनका बिल्कुल एकदम मुश्किल हो गया था, तो जो है जज साहब सुन करके ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एडजर्नमेंट अब एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज नहीं होगा। ठीक, फिर कह रहा है वेयर द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी नॉट मोर देन 2 एडजर्नमेंट्स। 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा अगर ऐसा कुछ है बियॉन्ड द कंट्रोल हो गया था पार्टी के, तो 2 एडजर्नमेंट से ज्यादा जो है कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी आफ्टर हियरिंग द ऑब्जेक्शंस को सुनने के बाद ऑफ अदर पार्टी एंड फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। वही प्लीडर की जगह अब दोबारा से एडवोकेट कर दिया गया है, यहाँ पर प्लीडर नहीं बचा। फिर उसके बाद 349 में अब आपको देखने को मिलेगा जैसे कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पर फिंगर इंप्रेशन और वॉइस सैंपल एक नई चीज जो है ऐड करी गई है। प्रोवाइडेड फॉर द मजिस्ट्रेट में फॉर द रीजंस इन रिकॉर्डेड इन राइटिंग order any person to give such specimen or sample without him being arrested। उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सैंपल लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपका 355 में कह रहा है प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ acquittal in certain cases। तो कह रहा है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड इंक्लूड अटेंडेंस थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कह रहा है कि हम कह रहे हैं पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज, तो जरूरी नहीं है कि वो साक्षात आकर के कोर्ट के सामने खड़ा हो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी अगर हो रहा है ऐसा तो चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा इंक्वायरी एंड इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो ये एक नया प्रोविजन जो है 356 वो ऐड किया गया है। ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रिक्वेस्ट पे नहीं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद जो अब पढ़ने वाली चीज है हमारे लिए वो ये है, यहाँ पर सेक्शन नंबर ये जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वाला जो सेक्शन है, इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस वाला जो सेक्शन है 359, इसमें ये बताया गया है कि सबसेक्शन 4 के क्लॉज ए में कह रहा है कि व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज टू बी कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर, यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ था, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, इडियट और ल्यूनेटिक। अब क्या दिया हुआ है, चाइल्ड और ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो एक यहाँ पर ये चेंज किया गया। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 360 में जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक्ट का नाम चेंज किया गया। पहले यहाँ पर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट था, अब यहाँ पर सेंट्रल एक्ट हो गया, बस यही
यहाँ पर चेंज है और यहाँ पर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है, कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कोर्ट शैल अलाउ सच विड्रॉल, कोर्ट अलाउ नहीं करेगा ऐसा विड्रॉल विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आप देख रहे हो कहीं हर जगह जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन्होंने अब जो है एक्सप्रेसली उसको मेंशन कर दिया, इम्प्लाइडली था ही लेकिन अब एक्सप्रेसली भी उस चीज को मेंशन कर दिया गया। 366 में कोर्ट टू बी ओपन के बारे में बताया गया, कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हमें कोई मतलब नहीं है, इंक्वायरी इनटू द ट्रायल inquiry into and trial of rape or an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 70 ये सारे जो सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता के और अंडर सेक्शन 4, 6, 8, 10 ऑफ पॉक्सो शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा, कैमरा में ही उसे किया जाएगा। शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा, शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा का ये मतलब है कि कोई भी पब्लिक अलाउड नहीं होती है, ये इस तरीके के ऑफेंसेस जहाँ पर हम पब्लिक को अलाउ नहीं कर सकते, रेप से रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस इस तरीके से हम पब्लिक को अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि एक वुमेन जिसका भी हमें लेनी है चीज़ें, जो हमें उनसे स्टेटमेंट सुनने हैं, हो सकता है कि वो इस तरीके से अगर पब्लिक के सामने बोलेंगे तो वो कंफर्टेबली अपना जो भी उन्होंने स्टेटमेंट देना है वो नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से जो है ये चीज़ कही जाती है कि ओपन नहीं रहेगा कोर्ट, कोई भी आकर के इस तरीके से नहीं बैठ सकता। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कोई भी चेंज नहीं है, 392 में सीधे चेंज किया गया है। तो कह रहा है कि जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया जाएगा इन ओपन कोर्ट बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम नॉट लेटर देन 45 डेज, 45 दिन के अंदर अंदर, 45 दिन के बाद आप नहीं कर सकते, 45 दिन में जो है आपको करना ही होगा, उसके बाद इतना डीले मतलब कॉज नहीं करना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो पोर्टल में चीजें, जो कॉपी ऑफ जजमेंट जो अपलोड किए जाते हैं उसका भी इन्होंने टाइम लिमिट बता दिया, 7 दिन, 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन जजमेंट आया उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर पोर्टल पे हो जाना चाहिए। पहले थी ये सारी चीजें लेकिन ये नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, टाइम लिमिट नहीं दे रखा था। फिर उसके बाद क्या है, अगर अक्यूज्ड कस्टडी में है ही शैल बी ब्रॉट अप टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड, अगर उसको कस्टडी में रखा गया है तो अक्यूज को लाया जाएगा जब जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा है, या तो खुद आए, साक्षात आए, या फिर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से वीडियो कॉल करके दिखा देंगे, इस तरीके की चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 397 है। सेक्शन 397 में यहाँ पर पहले पॉक्सो के सेक्शंस ऐड नहीं किए गए थे, अब जो है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स में आपको पॉक्सो के सेक्शंस भी देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि पॉक्सो के सेक्शंस को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 398 में जब आप आओगे तो विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम दी हुई है, पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम थी, अभी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को भी बताया गया। क्या मैंने पहले विक्टिम बोल दिया क्या, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हमारे पास पहले VCS तो थी, यानी कि विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम तो थी, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास WPS भी है, यानी कि विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर एंड नोटिफाई अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर अ स्टेट विद अ व्यू टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द विटनेसेस, क्योंकि भाई हम कई बार देखते हैं, पता चला विटनेसेस कोई मार दे रहे हैं या कुछ इस तरीके की चीजें हो रही, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, तो इस वजह से जो है विटनेस का भी प्रोटेक्शन करवाना जरूरी है। विटनेस ही नहीं रहेगा तो हम केस की तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ देखोगे 417 में नो अपील इन पेटी केसेस, तो वेरा हाई कोर्ट पासिस ओनली सेंटेंस ऑफ, पहले नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स था, अब सॉरी पहले 6 महीने था CRPC में, अब यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स कर दिया गया। ठीक है, 417 में मतलब अब ऐसे केसेस में अपील नहीं हो सकती, पेटी केसेस जो है उसमें अपील नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस हैं नहीं। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं किए गए। हाँ, टाइम लिमिट्स में मैं मानती हूँ कि टाइम लिमिट दे दी गई है, तो इससे कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव इसीलिए है ताकि स्पीडी ट्रायल कंडक्ट हो सके, तो वो चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप आओगे 472 में, 472 में मर्सी पिटिशन को ऐड किया गया। मर्सी पिटिशन जो है वो इन डेथ सेंटेंस केस, अगर डेथ सेंटेंस किसी को दिया गया है तो वो एक मर्सी पिटिशन फाइल कर सकता है, इसको जगह दे दी गई है सेक्शन 472 में। ठीक है, तो ये जब हम अपने लेक्चर्स पढ़ेंगे तब हम इसे अच्छी तरीके से एक एक चीज़, एक एक लाइन जो है इसकी कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें 479 में अभी क्या है, अभी क्या हो रखा है 479 मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन, तो कह रहा है वेयर द पर्सन हैज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस संहिता ऑफ एन ऑफेंस
पहले यहाँ पर सिर्फ डेथ के लिए दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों को दिया गया हैज बीन स्पेसिफाइड अंडरगॉन डिटेंशन ऑफ पीरियड एक्सटेंडिंग 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड फॉर दैट ऑफेंस एंड लॉस ही शैल बी रिलीज बाय द कोर्ट ऑन बेल। तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा अगर वो 1/2 जो है अपना मैक्सिमम पीरियड इम्प्रिजनमेंट का वो अगर वो काट चुका है जेल में, तो उसको बेल पे रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, सीआरपीसी में सिर्फ डेथ था। और यहाँ पर जो है बेल बॉन्ड को इंक्लूड कर दिया गया है, बेल बॉन्ड के टर्म को इंक्लूड कर दिया गया है। अब फिर आ जाओ सबसेक्शन 2 को ऐड किया गया है अलग से, कह रहा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सब्जेक्ट टू थर्ड प्रोवाइजो देयरऑफ वेयर एन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल in more than one offense or in multiple cases are pending against a person। एक ऑफेंस से ज्यादा या मल्टीपल केसेस में अगर पेंडिंग है किसी पर्सन के अगेंस्ट, ही शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल, तो उसको बेल में रिलीज नहीं किया जाएगा। फिर चाहे सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो या ना लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरीके की कोई चीज़ है, मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, एक से ज्यादा ऑफेंस के चार्ज अगर उसके ऊपर लगे हैं, मतलब होता है ना, या तो एक से ज्यादा ऑफेंसेस के चार्ज उसमें लगे हैं, एक ही ट्रायल उसका चल रहा है, या मल्टीपल केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं, तो ऐसे में बेल नहीं मिलेगी। ठीक, कह रहा है सबसेक्शन 3 में सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल वेयर द अक्यूज्ड पर्सन इज डिटेन, जहाँ पे उसको डिटेन किया गया ऑन कंप्लीशन ऑफ 1/2 और 1/3 ऑफ द पीरियड मेंशन इन सबसेक्शन 1, जो भी पीरियड मेंशन है ऊपर 1/2 या 1/3, एज द केस में बी शैल फोर्थविथ मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी राइटिंग में टू प्रोसीड अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में अगर प्रोसीड करना है, यानी कि अगर बेल चाहिए, तो एक राइटिंग में आपको क्या लिखना होगा, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। तो ये चीज़ नहीं थी, अब ये चीज़ ऐड करी गई। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बी रिलीज्ड इफ सच पर्सन इज द चाइल्ड ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर अब चाइल्ड मतलब हर जगह अब चाइल्ड कर दिया गया है, पहले अंडर 86 मतलब पहले एज स्पेसिफाइड थी 16 ईयर्स 18 ईयर्स, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, कह रहा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द मेयर फैक्ट that an accused person may be required for being identified by witnesses during investigation for police custody beyond the first 15 days shall not be sufficient ground for refusing to grant bail। कह रहा है सिर्फ इतनी सी बात कि अक्यूज्ड पर्सन को जो है विटनेसेस के द्वारा आइडेंटिफाई कराना है, इस वजह से जो है उसको पुलिस कस्टडी में रखा जा रहा है, तो ये चीज़ जो है एक रीज़न नहीं होगा कि इस बेसिस पे हम जो है उसकी बेल डिनाई कर दें, ये एक रीज़न नहीं होगा। फिर से समझिए, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो दैट मेयर फैक्ट, कि केवल इतनी तरह सी बात कि अक्यूज्ड पर्सन को हो सकता है कि अक्यूज्ड पर्सन की हमें ज़रूरत पड़े विटनेस से आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, सिर्फ इस बात पर, या फिर और फॉर पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द फर्स्ट 15 डेज, या फिर 15 दिन से ऊपर हो गया है और अभी तक कुछ ऐसा कुछ आगे नहीं बढ़ा, तो सिर्फ ये एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा। मतलब कोर्ट ये नहीं कह देगी कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही तो हम बेल ही नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट जो है बेल दे देगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम 482 में। देखो क्या क्या कहा गया है, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। तो कह रहा है कि वेयर एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव, अगर ऐसा कुछ है रीजन टू बिलीव कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, नॉन बेलेबल ये आपका एंटिसिपेटरी बेल वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या कह रहा है, he may apply to the high court or court of session for a direction under this section and the court may if it thinks fit direct that in such event of arrest he shall be released on bail। उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। एक सेकेंड, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज नहीं है, हम एकदम एंड की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर बस एक सेक्शन आपका ऐड किया गया है, सेक्शन 530, जो कि कह रहा है कि ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। कह रहा है सारी ट्रायल्स, इंक्वायरीज, प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता इंक्लूडिंग इशूइंग service and execution of summon and warrant, examination of complainant and witness, recording of evidence in inquiries and trial, and all appellate proceeding or any other proceeding may be held in electronic mode में ही होगा। by use of electronic communication का आप इस्तेमाल करिए और use of electronic audio video electronic means, इसी तरीके से होगा। देखा, अब देखो यहाँ पर आपको BNSS एक तरीके से देखा जाए तो आपने पूरी पढ़ ली। ठीक, आपको इससे समझ क्या आया? हमें समझ में आया कि मैम स्पीडी ट्रायल दे रखा है, यहाँ पर हमें समझ में आया कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज ज़्यादा कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज कर रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर करी गई है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नेचुरल जस्टिस का फिनोमेना हम वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन अब इसको एक्सप्रेसली यहाँ पर इन्होंने
ऐड कर दिया। एक्सप्रेसली का मतलब है लिखित हो गया, पहले इम्प्लाइडली तो था, हम समझते थे, लेकिन अब जो है एक्सप्रेसली उस चीज़ को ऐड कर दिया गया है। तो ये था हमारा BNSS। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन, आप लोगों के लिए ये सेशन हेल्पफुल होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में, हमेशा मैं कहती हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने BNSS को आज कंप्लीट किया है उसी तरीके से हम बाकी के दोनों सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपका BNS और आपका BSA। इसी तरीके से हम उसको भी देखेंगे, तो उसको भी आप लोग वो लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा। इसी तरीके से वो भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और साथ साथ आप उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।